हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हम 12th क्लास की फिजिक्स के सिलेबस को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट की आपको 6-7 लेक्चर्स आपको वीडियोस मिल चुकी होंगी। और आज की जो वीडियो रहेगी मोस्ट प्रोबेबली हम जो इम्पोर्टेंट यूनिट थी, इसमें इम्पोर्टेंट पोर्शन था जो, वो हम सारा कुछ ख़त्म कर जाएंगे आज। तो पूरे पूरे चांसेस हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई टॉपिक रह जाएगा या अगर कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ें बाद में सामने निकल कर आती हैं तो मैं बाद में भी आपको फर्स्ट यूनिट की वीडियो दे दूंगा। लेकिन मैक्सिमम पोर्शन हम 95% फर्स्ट यूनिट को हम आज इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो उससे पहले स्टूडेंट्स मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप वीडियोज़ को कंप्लीट देखा करो, बीच में वीडियोज़ को ऐसे मत छोड़ा करो, क्योंकि जितनी भी मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, आपके लिए छोटी से छोटी वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता हूँ। हाँ, मानता हूँ उसमें कोई जोक्स वगैरह नहीं होते, क्योंकि मैंने एक वीडियो में पहले भी बोला है कि हम यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं। किसी दिन वैसे अलग से मुझे कुछ बात करनी होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन इन वीडियोज़ के बीच में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और स्टूडेंट्स, जो भी आप वीडियो देखते हो उस वीडियोज़ को लाइक किया करो, एक दूसरे के साथ शेयर किया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ सके चैनल के और ज़्यादा व्यूज आ सके, वॉच टाइम इंक्रीज हो सके, जिसकी वजह से थोड़ा मेरे को भी और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल की वीडियो में मैंने एक टॉपिक छोड़ा था आपके लिए, आपको पढ़ने के लिए बोला था कि रजिस्टर्स के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है वो मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था। आई होप आपने पढ़ा जरूर होगा। फिर भी मैं एक लाइन बोल देता हूँ रजिस्टर्स के बारे में। वैसे जो ये कॉम्बिनेशन है सीरीज पैरेलल का, उसको मैं यूनिट सेकंड में बताऊंगा रजिस्टर्स के, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रफ में लिख देता हूँ उस चीज को। रजिस्टर्स दो तरीके से कंबाइन होते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज में क्या होता है, हमारा करंट सेम रहता है, करंट सेम, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम नहीं होता। और यहाँ पे उसका उल्टा सिस्टम हो जाता है। पैरेलल में हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, बट जो करंट है हमारा वो सेम नहीं रहता। ये वैसे ही मैंने रफ में आपको बात बताई है, अगर किसी स्टूडेंट ने ये चीज पढ़ी होगी, अब जब मैंने कल की वीडियो में बोला था आपको, तो आपको पता चल गई होगी ये चीजें। इसी चीज को मुझे यहाँ पर यूज करना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में। तो आज का अपना टॉपिक है स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इजी सा टॉपिक है, जिसने कल पढ़ लिए होंगे। सबसे पहला है सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले तो मैं डायग्राम बनाता हूँ। फिजिक्स में मैं बार बार बोलता हूँ आपको, अगर डायग्राम ठीक है तो आपकी सारी डेरिवेशन ठीक हो जाएगी। एक रजिस्टर लिया हमने, इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, कितने भी रजिस्टर्स आप कंबाइन कर सकते हो। और सीरीज का मतलब क्या होता है, एंड टू एंड ज्वाइन करना है आपको, समझ रहे होगे। एंड टू एंड, मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर, प्लेट के ऊपर नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव एक प्लेट के ऊपर, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हमने, मान लो इसकी कैपेसिटेंस C1 है, C2 है, C3 है, और ये हमने कोई भी बैटरी कनेक्ट कर रखी है। इतना तो आप समझते होगे, 10th में भी कुछ हमने इनकी जगह पे 3 रजिस्टर्स को कंबाइन किया था। और सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एंड टू एंड ज्वाइन करना। सीरीज का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक, इस तरीके से, मतलब एक एंड के साथ दूसरा एंड ज्वाइन करना, इस तरीके से। ये चीज आपने 10th में भी देखी होगी। तो अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा कैपेसिटर्स में जो इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है क्या चीज सेम रहती है, वो मैं बोल देता हूँ कि हमारा यहाँ पर चार्ज रिमेन्स सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप कंप्लीट लिखना, पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेज, या ये सेम नहीं रहता। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1 होगा, इसके पास V2 होगा, इसके पास V3 होगा।
आई होप इतना कुछ आपको पता चल गया होगा, क्लियर होगी ये वाली चीजें आपको। और फिर क्या करते हैं, जो चीज वेरिएबल होती है, जो चीज चेंज होती है, रजिस्टर्स में भी हमने यही चीज की थी, उसी को टोटल निकाल लेते हैं हम। उसी को टोटल का मतलब हम क्या निकाल लेंगे, टोटल V, वो किसके इक्वल आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ऐसे अगर और भी कैपेसिटर आपके कंबाइंड होते तो इस तरीके से कनेक्टेड हो जाते, इस तरीके से ऐड अप हो जाते। उसके बाद अब हमें फॉर्मूला पता है क्या, एज वी नो C इज इक्वल टू क्या बाई V, पता होगा ये फॉर्मूला। अब सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो इसको CS लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट के लिए, फॉर कैपेसिटर 1, फर्स्ट कैपेसिटर के क्या आएगा, C1 इज इक्वल टू क्या बाई V1, समझ रहे हो ना। C1 कैपेसिटेंस है उसकी पहले की, क्या चार्ज तो सेम रहना है, ऊपर लिखा हमने, और V1 उसका पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ही फॉर कैपेसिटर सेकंड के लिए क्या होगा, C2 इज इक्वल टू क्या बाई V2, एंड फॉर थर्ड के लिए क्या होगा, C3 इज इक्वल टू क्या बाई V3। आई होप आपको पता चल गया होगा ये चीजें कैसे मैंने लिखी है। सिंपली सारी चीजें इस फॉर्मूले से लिखी है मैंने, जो जो वैल्यू चेंज हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा चेंज हो रहा है V1 V2 V3, वो हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए किस चीज की, वो V1 V2 V3 की वैल्यू चाहिए। यहाँ से मैं वैल्यूज फाइंड आउट करता हूँ। दिस इंप्लाइज V1 इज इक्वल टू क्या बाय C1। आई होप इतनी कैलकुलेशन तो आपको पता होगी। V1 ऊपर जाएगा, C1 नीचे आएगा। इसी तरीके से V2 इज इक्वल टू क्या बाय C2, V3 इज इक्वल टू क्या बाय C3। पता चल गया होगा। ये अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम इसको, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर v की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम, यहाँ से v की वैल्यू भी मैं फाइंड आउट कर देता हूँ आपके लिए। v इज इक्वल टू क्या बाय CF। ये एस पैरो में सिर्फ ये चीज शो करने के लिए लगाया है कि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। तो क्या आएगा देखिए, क्या बाय CS इज इक्वल टू क्या बाय C1 प्लस क्या बाय C2 प्लस क्या बाय C3। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद हमारा राइट हैंड साइड से क्या कॉमन आ जाएगा, दिख भी रहा होगा आपको, कॉमन लेना आई मुझे लगता है कि आपको आता होगा, क्योंकि ये चीज प्लस टू नॉन मेडिकल को समझाने की नहीं है कि जो चीज सेम है उसको हम बाहर देख सकते हैं। और यहाँ से क्या हुआ, क्या उससे क्या कैंसिल आउट हो गया, तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट बचा वो बचा इज इक्वल टू C1 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये हमारा फाइनल रिजल्ट था जो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स के आया है हमारे पास, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई है उस सीरीज कॉम्बिनेशन। तो याद रखिएगा, जो जैसा रिजल्ट हमारे यहाँ पर सीरीज में आया है ऐसा रिजल्ट रजिस्टर्स में पैरेलल में आता था। ये थोड़ा अपोजिट है, जो चीज हमें यहाँ रिजल्ट से लगेगा अच्छा ये पैरेलल का, लेकिन नहीं, ये कैपेसिटर्स की सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है। क्लियर होगा। अब उसके बाद जब तक आप लिखें, मैं पैरेलल के लिए डायग्राम बना देता हूँ। जो सेकंड है हमारे पास पैरेलल, अगर किसी को नोट करना है तो साथ ही साथ नोट भी करते रहें। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी ऐसे ही अगर डायग्राम बनाएं तो पैरेलल में ऊपर नीचे कनेक्ट करने हैं इस तरीके से। ये सीधी लाइनें रखनी है आपको, जो उसके ऊपर नोटबुक के ऊपर आप ड्रॉ करोगे वो इस तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बना देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये बैटरी से कनेक्टेड हो जाएगा। मान लो एक के ऊपर पॉजिटिव, एक प्लेट के ऊपर, एक के ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये C1, ये C2 और ये C3। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम रहेगा। सेम इसी तरीके से मैं यहीं पे कुछ चेंजेस करता हूँ पैरेलल में, जैसे वहां पर एक चीज अपोजिट हो जाती थी, सेम यहाँ पर होगा। क्या इसमें मैं रब करके ही लिखता हूँ इसको,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस remains same and charge changes। चार्ज जो है हमारा वो सेम नहीं रहता है। सेम नहीं रहने का मतलब क्या हुआ हमारा, कि अब की बारी चार्ज अलग होगा इनके ऊपर। चार्ज अलग होने का मतलब इसके ऊपर Q1 Q2 और यहाँ पर हम Q3 चार्ज लिख सकते हैं। तो अब जो चीज चेंज हो रही है, मैंने क्या बोला था, उसी चीज को हम टोटल निकालते हैं। टोटल निकालने का मीन्स टोटल क्यू, और वो कैसे निकलता है, सिंपली हमें ऐड करने से मतलब है टोटल निकालने में, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। फिर से वही फॉर्मूला यूज करते हैं, एज वी नो C इज इक्वल टू Q बाई V। यहाँ पर जब पैरेलल के लिए कर रहे हैं तो मैं नीचे पैरों में इसके P लिख देता हूँ ताकि याद रहे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब जैसे फॉर कैपेसिटर फर्स्ट तो क्या आएगा इस बारी, C1 इज इक्वल टू Q1V आएगा। याद रखिएगा ये चीजें चेंज हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रह रहा है तो वो V ही आएगा। इसी तरीके से सेकंड के लिए क्या आएगा, C2 इज इक्वल टू Q2 बाई V, और थर्ड के लिए C3 इज इक्वल टू Q3 बाई V। समझ आ गया होगा यहाँ तक आपको। उसके बाद अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, Q1 Q2 Q3 की। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं Q की, वो आ जाएगा हमारे पास CPV। ये P सिर्फ शो करने के लिए, अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिंपली C भी रखोगे तब भी काम चलेगा आपका। यहाँ से Q1 की वैल्यू C1V, Q2 की वैल्यू C2V और Q3 की वैल्यू C3V। इक्वेशन 1 है, पुटिंग इन इक्वेशन 1 पिछले की तरह कर देंगे इसको, मैं थोड़ा जल्दी लिखूंगा, अब तक आपको समझ आ गया होगा क्या करना है। यहाँ से Q की वैल्यू क्या आएगी, CPV। P सिर्फ बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज के लिए है कि पैरेलल है, अगर आप ना भी लिखेंगे P तो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राइट हैंड साइड से इस बारी V कॉमन आ जाता है, अगर आपको दिख रहा होगा V से V कैंसिल आउट होने के बाद फाइनल रिजल्ट हमारा बचेगा ये, सॉरी दो बार प्लस का साइन आ गया, ये फाइनल रिजल्ट बचेगा हमारे पास। क्लियर होगा कि जो रिजल्ट हमारा रजिस्टर्स में सीरीज में आता था वो यहाँ पर कैपेसिटर्स में पैरेलल में आ रहा है। तो क्लियर होगी आपको ये चीज, आई होप। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमें एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। क्या फाइंड आउट करना है कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। और हमेशा पूरी फिजिक्स में, पूरी लाइफ में एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको एनर्जी निकालनी हो कहीं पर भी, एनर्जी स्टोर्ड, कोई सी भी एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, आप हमेशा एक चीज करिएगा, जब भी एनर्जी निकालने की बात आए तो वर्क डन निकाल दीजिएगा, और लास्ट में वो वर्क डन ही हमारा क्या होता है, वही एनर्जी, उसी को हम एनर्जी बोलेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स इस चीज को, कि वही हमारा वर्क डन ही लास्ट में एनर्जी बोलेंगे। और ये माइनस किया, डायग्राम आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। दो प्लेट्स है, अपोजिटली चार्ज, कुछ डिस्टेंस d से सेपरेटेड है। अब मैंने एक चीज बोली, एनर्जी निकालना मींस वर्क डन निकालना, कोई सी भी एनर्जी, काइनेटिक या पोटेंशियल। तो यहीं से ऊपर पहले दो लाइन लिख दीजिएगा वो, कि टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैविंग प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस d। इतना समझ आ जाता होगा शायद आपको, उम्मीद करता हूँ मैं अब तक को। तो एज वी नो क्या, C इज इक्वल टू Q बाई V, और दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू Q बाई C। अभी V की वैल्यू क्यों निकालनी, वो भी चीज आपको पता चल जाएगी। क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को कैसे लिखेंगे हम, dW से लिखेंगे, और वो हमारा किसके इक्वल आएगा,
V इंटू डी क्यू से। कैसे आया ये फॉर्मूला, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। वैसे तो 10th का फॉर्मूला है ये, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था हमारे पास, वर्क डन अपॉन चार्ज। जब भी जहाँ 10th क्लास में भी था ये फॉर्मूला, आपने कभी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर नोटिस ना किया हो तो ये चीजें वहां पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ था, वहां से मैंने इस फॉर्मूले को लिखा है। समझ आ गया होगा शायद आपको। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लिखा, तो डब्ल्यू यहाँ से निकला है वी क्यू से, ठीक है। तो ये चीज आई। अब क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो दिस इंप्लाइज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बाई सी इंटू में डी क्यू। क्या करेंगे, टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स अब हमारी स्पीड थोड़ी इंक्रीज हो रही है। स्टार्टिंग में मैंने बड़ी ही स्लो स्पीड में स्टार्ट की थी यूनिट को, क्यू बाई सी डी क्यू, और इसकी लिमिट्स 0 से क्यू तक कर देते हैं। तो क्या बनेगा, 1 बाई सी तो कॉन्स्टेंट है, वो बाहर रहेगा, डी क्यू 0 से लेकर क्यू तक इसकी यूनिट है। इंटीग्रेशन करना है क्या होगा, डी क्यू के रिस्पेक्ट में। मैंने पिछली वीडियोज में भी बताया है, इंटीग्रेशन का मतलब है अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करना हो dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या करते हैं, एक पावर इंक्रीज और उस इंक्रीज पावर से डिवाइड कर देते हैं। सेम चीज मैं यहाँ पर करूंगा, 1 बाई सी तो था, इसको कुछ नहीं कहना है, इसका क्या आएगा, पावर 1 है तो 2 हो जाएगी, उसी से डिवाइड, और 0 से लेकर क्या होता तक इसकी लिमिट है। और ये टोटल इंटीग्रेशन करने के बाद ये w बन चुका है, w इज इक्वल टू 1 बाई सी, और ये 2 भी है उसको बाहर लिख लेते हैं हम। लिमिट्स जब पुट करेंगे क्यू स्क्वायर माइनस 0, तो ये क्या बना यहाँ पर हमारे पास, w इज इक्वल टू 1 बाई 2 सी, और ये ऊपर क्यू स्क्वायर। और इसी को फिर हम जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो लिखेंगे हम क्या, फाइनली W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 बाई 2 क्यू स्क्वायर बाई सी, सॉरी सी है ये चीज। अब कभी कभी हम डेरिवेशन को यहीं पर भी छोड़ देते हैं, लेकिन अगर अलग अलग फॉर्म में वो हमसे रिजल्ट पूछे तो हम निकाल भी सकते हैं। कैसे, अगर हम यहाँ से क्यू की वैल्यू को चेंज कर दे, क्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे, तो क्यू की वैल्यू क्या बनती है, सीवी बनती है। अगर आपको दिख रही हो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या बनती है, सी इंटू वी। वो जब यहाँ पर पुट करेंगे सी वी का स्क्वायर बटे में सी, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर, सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी, एक सी से एक सी कैंसल, ये हाफ सी वी स्क्वायर भी बन जाता है। तो अगर आपको रिजल्ट यहाँ पर छोड़ना हो यहाँ छोड़ सकते हैं, यहाँ छोड़ना हो तो आप रिजल्ट को यहीं पर भी स्किप कर सकते हैं। इस चीज को जरूरी नहीं है आपको आगे तक करना है। समझ आ गई होगी ये चीज आई थिंक आपको। अगर किसी को नोट करना है तो आप साथ के साथ नोट भी करते रहिएगा। अब यूनिट के लास्ट टॉपिक की, प्रोबेबली लास्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अगर फिर भी कुछ चीजें रह गई होगी हमारी तो हम उसको फिर दूसरी वीडियो में, जब भी आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा या किसी स्टूडेंट के मैसेज से, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। अब क्या निकालना, हमें कैपेसिटेंस निकालनी है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। अच्छा टॉपिक है ये, एग्जाम में वैसे कम आता है लेकिन कभी कभी चांसेस रह जाते हैं इसके कि आ भी जाए। तो अब हमें इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख देना है। ऐसे एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने एक स्लैब को रख दिया है, और इस स्लैब की जो ब्रेड्थ है, जो चौड़ाई है वो t है। तो समझ रहे होगे ये वाली इसकी क्या लेंथ बची, वो बचेगी d माइनस टी। और उसके बाद इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लो E है, और यहाँ पर हमारी फ्री सरफेस में E नोट है। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं हम। कल भी मैंने एक रिजल्ट लिखा था कि E इक्वल टू वी बाई आर, डी वी बाई डी आर करके जो हम लिख रहे थे। E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
V का मतलब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, और R का मतलब वो डिस्टेंस था, वो लेंथ थी। अब यहाँ पर अगर मैं लेंथ R को L की फॉर्म में लिखूं तो कुछ गलत भी नहीं होगा। लेंथ को हम R, L, D, T किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला राइज होता है हमारे पास, क्या है ये, विड्थ ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की विड्थ कितनी है हमारे पास, यहाँ पर T है। याद रखिएगा ये चीजें, आप साइड में जरूर लिखते रहिएगा। एज वी नो, वो फॉर्मूला यूज करता हूं मैं, एज वी नो हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू E इंटू में L। L मीन्स यहाँ पर लेंथ है हमारे पास। तो अब इसकी V निकाल लेंगे टोटल, तो कैसे निकलेगा, V इज इक्वल टू, अगर इसके अंदर वाले की बात करें तो वो क्या आएगा, E T, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, उसकी लेंथ T है, प्लस में उसकी कितनी आएगी, जो ये आउटसाइड वाला ये पोर्शन बचा है, ये वाला पोर्शन बचा है इससे अलग, तो वो आएगा E नोट D माइनस T। अगर जिस बच्चे को ये लाइन समझ आ गई तो पूरी डेरिवेशन उसको समझ आ जाएगी मैंने कैसे लिखा है। अब उसके बाद एक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, E नोट बाई E इज इक्वल टू K, और ये K क्या होता है हमारा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना था, जिसको मैं यूज करूंगा। अब फिर से वही बात जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, फॉर्मूले कौन सा कहाँ यूज होगा, कैसे याद रहेंगे, वो याद रहेंगे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख के, उसको बार बार वीडियोज को देख के, एक दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करके, तभी जाकर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली E की वैल्यू को एलिमिनेट कर दूंगा। E की वैल्यू क्या बनती है यहाँ से हमारी, E नोट बाई के इज इक्वल टू E। ये वैल्यू मैं यहाँ पर जब पुट करूंगा, V इज इक्वल टू E नोट बाई के T प्लस E नोट D माइनस T। समझ आ गई होगी यहाँ तक ये चीज आपको। उसके बाद E नोट कॉमन आता हुआ जरूर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, E नोट कॉमन आता हुआ दिख रहा होगा, मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, T बाई के प्लस D माइनस T, ये चीज बची, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब उसके बाद निकालना क्या चीज हमें, कैपेसिटेंस। क्या V निकल चुका है, C का फॉर्मूला, एज C इज इक्वल टू Q बाई V। फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट करता हूँ Q अपॉन E नोट T अपॉन K माइनस D माइनस T, सॉरी प्लस है यहाँ पर, ये चीज रहेगी। अब उसके बाद एक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, E नोट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। क्या फॉर्मूला लिखा है, E नोट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट एंड आल्सो Q इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। ये दो फॉर्मूले, ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का बहुत बार फॉर्मूला मैं पिछले वीडियोस में यूज कर चुका हूँ। जो स्टूडेंट पहली बार डायरेक्टली 8th वीडियो देख रहा है उसको कुछ समझ नहीं आएगा, उसको पिछली वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। ये फॉर्मूले वहां पे आपको जरूर मिलेंगे बहुत सारी जगह। तो यहाँ से E नोट की वैल्यू क्या बन सकती है, Q बाई A एप्सिलॉन नोट। ये चीजें काफी पीछे हम कर चुके हैं, उस टाइम हमने E की फॉर्म में इस फॉर्मूले के लिखा था। तो E नोट की वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी, C इज इक्वल टू Q अपॉन Q A बाई A एप्सिलॉन नोट प्लस D माइनस T। यहाँ से Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, A एप्सिलॉन नोट T बाई K प्लस D माइनस T। आप इस डेरिवेशन को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। अगर और कुछ भी अगर आपको करना हो तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है इसका। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आई भी होगी, और अगर आगे कुछ करना हो तो इसका एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं आप, या फिर कुछ भी और D माइनस T वगैरह कॉमन लेके कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ तक ये आपको क्लियर भी होगी, समझ भी आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स ये थी शायद जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया है इस वीडियो का। फिर भी मैं एक बार नज़र मार लेता हूँ कोई टॉपिक बच ना गया हो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो आप साथ के साथ कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उन चीज़ों के बारे में। मेरी तरफ से शायद कुछ नहीं बचा इसमें। तो स्टूडेंट्स ये था आपके लिए फर्स्ट यूनिट। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और कुछ टॉपिक जो अगर बच गए आपको लगता है कि कभी एग्जाम में आए हैं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बोलिएगा, सर ये टॉपिक भी कराइए, ये भी कराइए, ये रह गया है, तो मैं उनको ज़रूर कराऊंगा। फर्दर उसके बाद जैसे एक चीज़ रह जाती है न्यूमेरिकल्स। वो न्यूमेरिकल्स जो है, हम जब 2-3 यूनिट हमारी इकट्ठी हो जाएंगी, उनके न्यूमेरिकल्स एक साथ करेंगे, क्योंकि किसी न्यूमेरिकल में एक फॉर्मूला बीच में ऐसे फर्स्ट यूनिट का यूज होगा, कुछ सेकंड यूनिट का, तो आपस में मिक्सअप हो फॉर्मूले होते हैं। तो इसलिए जब 1-2 यूनिट और कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम सारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, और टाइम के साथ साथ हम कंप्लीट 100% सिलेबस को पूरे को सोल्व करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा आज ही कल में केमिस्ट्री के सिलेबस को भी स्टार्ट करें। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस बढ़ाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम देना है वीडियोस को। 2-2 3-3 बारी कंप्लीट वीडियो देखनी है, अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है देखने के लिए। तब तक के लिए आप थैंक यू, हैव अ नाइस डे।